आज हम लोग क्लास 7th के आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 7th का पहला चैप्टर दहन और ज्वाला। पहला चैप्टर कौन सा, दहन और ज्वाला। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट बात समझते कि भौम जल किसे कहते हैं। भौम जल किसे कहते हैं हम बताए, तो इसका हम नोट दे देंगे। तो पृथ्वी के नीचे की जल की उपस्थिति, 7 गलत लिखा है। पृथ्वी के नीचे जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं, भौम जल स्तर कहते हैं। पृथ्वी के नीचे जो जल है उसे क्या कहते हैं, भौम जल कहते हैं। अब देखिए वाष्प किसे कहते हैं, कहेगा वाष्प गैस और द्रव अवस्था के मध्य का रूप है। वाष्प गैस और द्रव अवस्था के कौन सा रूप है, मध्य का रूप है, जिसमें पानी और गैस दोनों का मिश्रण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। अब देखिए संघनन किसे कहते हैं, संघनन भी आप देख लीजिए, संघनन किसे कहते हैं, कहेगा जब पानी का वाष्प यानी भाप वापस पानी में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। पूछेगा वर्षा किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो आपकी कहिएगा संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है। वर्षा किस प्रक्रिया द्वारा होता है, संघनन प्रक्रिया द्वारा होता है। अब आइए पाठ से इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ से क्या देखेंगे, इसका एक बाष्पोत्सर्जन देख लिए, बाष्पोत्सर्जन छोड़ दिए। तो पौधों द्वारा अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में पौधों के शरीर से बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन। यानी पेड़ पौधा के अगर अधिक जल हो जाता है तो वो पत्तों के माध्यम से निकाल देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब इसका क्या देखेंगे बाबू रे, प्रश्न उत्तर देखेंगे और इसका आंसर बताएंगे। प्रश्न उत्तर देख क्या करेंगे, आंसर बताएंगे। पहला कहता है कि वर्षा जल का चरम स्रोत है, वर्षा ही जल का चरम स्रोत है, नहीं ये गलत बात है, ये क्या हो जाएगा, असत्य है। उसके बाद नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये भी गलत हो। सिर्फ नदियों के जल से ही खेती की सिंचाई होगी ऐसा तो नहीं हो सकता, और भी बहुत उपकरण हैं। जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण लोग कर रहे हैं, केवल ग्रामीण लोग कर रहे हैं, नहीं ये गलत बात है, ये ग्रामीण लोग नहीं, सब शहरवासी भी कर रहे हैं। देखिए वर्षा जल का चरम स्रोत है, मतलब ये सही है, क्या है ये सही है। वर्षा जल से इकट्ठा करने का एक चरम स्रोत है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत। अब ये कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों क्या कीजिए, पूर्ति कहता है भौम जल प्राप्त करने के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए, कहिएगा कुआं तथा हेड पंपों का, कुआं तथा हेड पंपों का। जल की 3 अवस्था, ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस। कहता भूमि की जल धारण करने वाली परत डैश कहलाती है, तो जल भर कहलाती है, क्या कहती है बाबू रे, जल भर कहलाती है। अब आइए कहता कि निम्नलिखित समझाइए कि भौम जल की पुनःपूर्ति किस प्रकार होती है। आप कहिएगा भौम जल की पुनःपूर्ति वर्षा जल के लवण द्वारा होती है, वर्षा जल के द्वारा होती है। वर्षा के अलावा कोई भी अन्य साधन नहीं है, वर्षा के अलावा कोई भी अन्य साधन नहीं है जिससे भौम जल की पुनःपूर्ति हो सके। वर्षा का जल जमीन के दरारों में होकर भूमि के अंदर चले जाकर और एकत्र हो जाती है, अतः भौम जल को पूर्ति करने के लिए केवल और केवल वर्षा जल ही अनिवार्य है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि भौम जल स्तर नीचे गिरने के क्या क्या कारण है, उत्तरदायित्व कारकों को क्या करिए समझाइए। आप कहिएगा भौम जल स्तर को नीचे गिरने का उत्तरदायित्व कारक है उद्योगों का बढ़ना, किसका बढ़ना, उद्योगों का बढ़ना, और रासायनिक उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग सिंचाई के रूप में करना, खेतों में करना, ये सब बंद कर देंगे तो भौम जल के स्तर नीचे नहीं गिरेगी। अब जनसंख्या की वृद्धि से भी जल का उपयोग बढ़ रहा है, क्या जनसंख्या की वृद्धि से भौम जल का यानी जल का उपयोग बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए सेप्टिक शौचालय से भी जल की खपत बढ़ रही है, सेप्टिक शौचालय से भी क्या हो रही है, जल की खपत बढ़ रही है। अब देखिए आगे कहता है पहले जहां एक लोटा जल से ही एक शौच में निपट लेता था, वहीं सेप्टिक शौचालय में प्रति व्यक्ति कम से कम बड़ी बाल्टी जल की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जल की खपत और अधिक की जा रही है और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये सब नहीं बनाना चाहिए। सेप्टिक शौचालय जो बना है उसमें हर कोई जाता है तो एक बाल्टी कम से कम पानी को पलटता है, लेकिन अब पहले ज़माने में क्या था, पहले लोग क्या करते, लोटे लेके जाते थे और एक ही लोटा में शौच को निपटा लेते थे, अतः वही तरीका बेहतर था भौम जल स्तर को बचाने के लिए। यह तरीका गलत है, ये तरीका क्या है, गलत, लेकिन क्या करिएगा अब कहता है कि कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए आप क्या क्या कदम उठाएंगे। देखिए क्या क्या कदम उठाएंगे, इसका आंसर देखिए किस प्रकार आप लिखिएगा कि किसी बगीचे का रख रखाव हेतु बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, इसके लिए हम प्रायः भौम जल का उपयोग किया जाता है। प्रायः किसका उपयोग किया जाता है, भौम जल का उपयोग किया जाता है। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है मेड़ बनाकर, क्या बनाकर, मेड़ बनाकर पानी को रोका जा सकता है। अपने बगीचों में जल की उपयोग मितव्ययता पूर्वक यानी बुद्धिपूर्वक और जितना जरूरी उतना ही करेंगे। यदि बहुत वर्षों तक वर्षा न हो तो हम भौम जल का
का उपयोग करेंगे, मतलब बहुत वर्षों तक वर्षा नहीं होगा तब हम भौमजल का उपयोग करेंगे, अन्यथा हम वर्षा जल का ही उपयोग करेंगे। लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह गेहूं के खेत या चाय के बागानों में करते। देखिए गेहूं के खेत, धान के खेत, चाय के बागानों में अत्यधिक पानी की बर्बादी होती है, चूँकि बगीचों में पेड़ पौधे दूर दूर होते हैं। बगीचों में पेड़ पौधे क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, अतः घरे में पानी भरकर हर एक पेड़ के जड़ के पास उसे गिराएंगे, पेड़ के चारों ओर मेड़ बना देंगे यानी क्यारे बना देंगे ताकि जल बर्बाद ना हो। इस प्रकार हम भौमजल का सदुपयोग करेंगे। ध्यान रखें कि पेड़ पौधे की भौमजल को नीचे जाने से रोकता है। पेड़ पौधा क्या करता है, भौमजल को नीचे जाने से रोकता है। अब आइए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का था कि ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हमें वनों से प्राप्त होता है। तो कहिएगा कि वनों से हमें प्राप्त होने वाले उत्पाद निम्नलिखित हैं, जैसे गोंद हो गया, वन से प्राप्त लाह हो गया, मधु हो गया, औषधीय जड़ी बूटी हो गया, रेशमी कीड़े हो गया, पत्तल बनाने के लिए पत्ते हो गया, कागज बनाने के लिए वृक्ष हो गया, बांस हो गया, धूप हो गया, चंदन तथा मसाले, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये समय में वन से प्राप्त होते हैं। अब कहता है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों समझाए, वन में कुछ भी व्यर्थ वास्तव में नहीं होता है। आप समझाइए, वन के देखिए पेड़ पौधा का हर एक हिस्सा उपयोग में आ जाता है, तो कैसे आता है उसको समझाइए, उसको क्या करिए समझाइए। कहेगा ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं में पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त रहते हैं। मतलब कि ह्यूमस की उपस्थिति भी बताती है कि मृत पादप और जंतु है वो भी क्या करती है, मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मृत जंतु गिद्ध, कौवा, गीदड़ और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्व का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। अब आइए आगे देखते हैं। कहता कि अपघटक किसे कहते हैं, वन्य एवं जीवों को वृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है। अपघटक के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया था। पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। पीछे हम अंडरलाइन भी कराए थे। अगर जीवाणु तथा जीवाणु कवक तथा फफूंदी में 2 अपघटक के नाम हो सकते हैं। वनों में ये मृत पादपों और जंतुओं को पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त करते हैं। इसके बाद पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। आप यहाँ तक लिख सकते हैं और बेहतरीन लिखना सकते तो और बढ़ा सकते हैं और आगे कर सकते हैं। मृत जंतु गिद्धों और कौओं और कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार वनों में पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है। अब देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वनों का योगदान को समझाइए। आप वनों का योगदान आप इस प्रकार से समझा सकते हैं कि आप कह सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा, पादप किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा, एक सेकेंड, पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वे योगदान देते हैं। हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। देखिए ये होता है पादप, ये क्या होता है पादप, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन छोड़ते, क्या छोड़ते बाबू रे, ऑक्सीजन छोड़ते, जिसको ग्रहण कौन करता है, जिसको जीव जंतु ग्रहण करता है, जिसको कौन ग्रहण करता है बाबू रे, जीव जंतु ग्रहण करता है। और फिर ये जीव जंतु छोड़ता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर कौन पादप ग्रहण करता है। अतः इस प्रकार ये चक्र चलते रहता है और क्या होता है, और ये प्रकार, और ये क्वेश्चन क्या था, और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन रहता है। इसी प्रकार वायुमंडल में बना रहता है। अतः आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद मैं दिल से देता हूँ।